आप मंत्रा और मार्केट का मूड देखेंगे तो कल की अच्छी रौनक के बाद मार्केट में आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिली और अब थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि एक रेंज में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। वॉलेटिलिटी काफी है मार्केट्स में। अगर आप दिन के हाईज और फिर दिन के लोअर लेवल्स देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ऊपर नीचे के गोते लगाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल निफ्टी 19,350 के ऊपर इंटैक्ट है, कोशिश कर रहा है उन लेवल्स के ऊपर टिके रहने की। कल 19,400 के पार जाते हुए हमने देखा था। सेंसेक्स भी सिमिलर एक्शन ही दिखा रहा है, 200 अंक नीचे है। मिड कैप्स और निफ्टी बैंक में हालांकि एक डाइवर्जेंस आपको दिखाई देगी। निफ्टी बैंक थोड़े से प्रेशर में 250 अंक नीचे अब कारोबार कर रहा है और मिड कैप्स भी वॉलेटाइल ही है, लेकिन बाकी मार्केट्स के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हर निशान में कारोबार 72 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है। स्मॉल कैप में भी 48 अंकों की बढ़त यानी 1/4% से ज्यादा की तेजी हम स्मॉल कैप इंडेक्स में आज कारोबार में देख रहे हैं। अब दिखाते हैं एनएससी स्टैट्स। ऑल्दो मुकाबला बराबरी का ही है बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स का, बट स्लाइटली एज आगे की तरफ मिलता है बढ़ने वाले स्टॉक्स को। 1549 स्टॉक से जो कि तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, 1416 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे क्यू स्कोर, उसके बाद बात करेंगे अब तक के की हाइलाइट्स पर और लेकर आएंगे आपके सामने। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत सुस्त हुई है, थोड़े प्रेशर के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, 0.5% तक नीचे हैं। एशियन मार्केट सभी लाल निशान में। आज चाइना का कुछ ट्रेड डेटा भी आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स, तो उस पर भी नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले तमाम एशियन मार्केट्स प्रेशर में ही है। कॉस्पी 2.5% नीचे, 1.5% नीचे नहीं गई है। हांगकांग के बाजार 1.5% नीचे है। शंघाई फ्लैट रेट कर रहा है, तो अच्छे संकेत नहीं है यूएस से। यूएस के फ्यूचर्स इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी थोड़ा सा प्रेशर ही है, 1.4% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिका की फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स 92 अंक नीचे है, 35 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। नैस्डैक का फ्यूचर तो ये ऑलमोस्ट 1.4% के प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तक हुआ क्या है मार्केट में, बाजार की बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज और साथ ही मिड कैप एक्शन पर करेंगे फोकस। तो 3 दिन की तेजी के बाद बाजार में हल्की कमजोरी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। कोशिश निफ्टी पूरी कर रहा है 19,350 के ऊपर टिके रहने के, वो लेवल्स अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी 250 के नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। मिड कैप्स में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है, यहाँ आप हरे निशान में कारोबार होते हुए देखेंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, एनर्जी पैक, यहाँ पर तेजी अच्छी देखने को मिल रही है। अर्निंग्स का सपोर्ट इस सेक्टर को आते हुए दिखाई दिया है। हेल्थ केयर रियल्टी सेक्टर में, हेल्थ केयर में तेजी है, रियल्टी में तेजी नहीं है। बैंक्स एनबीएफसीज में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। वहीं चुनिंदा आईटी और सरकारी बैंक स्टॉक्स में खरीदारी आज कारोबार में देखने को मिल रही है, लेकिन 2-3 पॉकेट्स जहाँ सबसे ज्यादा एक्शन है वो है आईटी, इसके अलावा हेल्थ केयर स्पेस और साथ ही एनर्जी ऑयल एंड गैस स्पेस में रौनक देखने को मिल रही है। चलिए, अरिहंत कैपिटल मार्केट के रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। रत्नेश नमस्कार, बताइए पहले तो रिमेनिंग सेशन के लिए व्यू आपका इंडेक्स पर, और कोई ट्रेड आप इंडेक्स पर लेंगे क्या? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। इंडाइसेस में ऐसा लगता है कि एक 19,350 का काफी महत्वपूर्ण सपोर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक जरूर ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि 19,350, 19,320 ये लेवल इतने आसानी से नहीं तोड़ता दिखेगा। तो मेरे हिसाब से 19,280 का एक स्टॉप लॉस से जरूर ट्रेड लिया जाना चाहिए। ऊपर में भी हालांकि लिमिटेड ही दिखता है मुझे। ऊपर में जो लेवल दिखेंगे 19,450 तक ही दिख सकते हैं। इससे ऊपर अभी हाल-फिलहाल मुझे नहीं दिख रहा है बाजार, तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल इस रेंज में रहेगा। तो 19,450 के आसपास मुनाफा वसूली करें, 19,350, 19,330 के आसपास वहाँ पे खरीदारी करें। एक मेजर रीज़न ये है कि 19,450 के ऊपर इसलिए निकल पा रहा है क्योंकि एक 100 डे मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे हम प्लॉट करें तो 19,480, 450 के आसपास में आता है। वो निकालने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है बाजार को। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम ये जो वीकली एक्सपायरी वो उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखेंगे, जो कि 550 तक के लिए जा सकती है। तो वो एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है 19,450 का, वो बहुत ज़रूर सभी हमारे दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा रीज़न ये भी है निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं कर पा रही। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिव टू द निफ्टी हमको थोड़ी ज़्यादा कमज़ोरी दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि एक थोड़ा-सा अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट मिल मिल जाए हमको कहीं न कहीं, तो निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा कॉशन व्यू रखना चाहिए, क्योंकि अगर 43,300 तोड़ा बैंक निफ्टी ने वापिस से अपने एक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगी, तो फिर वो वापस से एक मुझे ऐसा लगता है कि 43,000 तक के लिए आ सकती है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा अगर 43,300 तोड़े तो वहाँ पे एक मध्य का ट्रेड बन सकता है। ऊपर में काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को 43,600, 43,800 ये लेवल निकालेगा तो ही कहीं तेज़ी दिखाई देगी बैंक निफ्टी में। ओके, चलिए, ये तो इंडेक्स पर आपको राय मिली। रत्नेश के ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बता देते हैं, वो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से जुड़ी हुई, जहां एफपीआईज पर इनकम टैक्स विभाग का जो शिकंजा है वो कस गया है। सरकार को मिले एफपीआई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इंटेलिजेंस इनपुट मिला है। और डिटेल्स लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स आपके हाथ लगी हैं
और क्या डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रही हैं? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को इस बात के पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं कि एफपीआई जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। अब इस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इनकम टैक्स विभाग ने एफपीआई की जांच कह सकते हैं या फिर कहें स्क्रूटनी शुरू कर दी है उन एफपीआई के जो संदेह के दायरे में है। और ऐसे एफपीआई के लिए देखा जा रहा है कि आखिर उनके पास पैसा कहां से आ रहा है, पैसा का असली सोर्स क्या है, क्या वो भारत का ही पैसा घूम फिर करके वापस आ रहा है, क्या वो पैसा जो है सही तरीके से जुटाया जा रहा है। और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई सारे एफपीआई को नोटिस भेजा है और नोटिस में कई खास सवाल पूछे हैं। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स विभाग ने ये पूछा है कि आप अपने सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वेस्टर कैसे जुटाते हैं, पैसा कैसे जुटाते हैं, और जब जिस तरीके से जुटाते हैं उसका दस्तावेजी प्रूफ दीजिए, दस्तावेज जो आप इस्तेमाल करते हो वो मुझे दिखाइए। दूसरा सवाल ये पूछा है कि आपके टॉप 20 इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, ये टॉप 20 इन्वेस्टर्स जो हैं असली इन्वेस्टर हैं ये आप साबित करिए, इनका नाम पता मुझे बताइए। साथ ही ये भी पूछा है कि एफपीआई के पास जो ट्रेडिंग के ऑर्डर आते हैं वो किस टर्मिनल से आ रहा है, जिस टर्मिनल से आ रहा है वो टर्मिनल कहाँ पे है ये आप हमको बताइए। तो इस तरह के कई सारे सवाल पूछे गए एफपीआई से और इन सवालों के आधार पर जांच अगले चरण में बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पे एफपीआई के रूट को दुरुपयोग करके पैसा यहां लाने वालों के लिए अब ये आने वाले दिनों में शिकंजा और कसता हुआ आपको दिखेगा। तो क्या मान के चला जाए कि ये मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है? देखिए, यहाँ पे दो तरीके से शक है। दरअसल जो भी एफपीआई होते हैं उसमें पहली शर्त ये होती है कि जो रेजिडेंट इंडियन है वो उसमें पैसा तभी डालेंगे जब एफपीआई का इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है 50% से कम होता है, या फिर एनआरआई का जो सब्सक्रिप्शन है वो 50% से कम होता है, तभी आप यहाँ पे पैसा ला सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग को संदेह है कि इस रूट का यहाँ पे उल्लंघन, इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। कई इन्वेस्टर्स अपनी पहचान छुपा करके एफपीआई के जरिए पैसा यहाँ पे लाते हैं। इसी तरीके से दूसरा यह है कि कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है या फिर टैक्स नहीं लगता है, उन देशों के साथ पैसा आ रहा है। साथ ही साथ भारत के साथ जिन देशों के साथ टैक्स ट्रीटी है, यानी आपसी कारोबार में टैक्स नहीं लगेगा, उन देशों से पैसा रीरूट करके लाया जा रहा है, घुमा फिरा करके लाया जा रहा है। तो ये सारे मोडस ऑपरेंडी है। इस नजरिए से, इस आधार पर इनकम टैक्स विभाग जांच कर रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण, आपका ये इंपॉर्टेंट खबर की डिटेल्स सामने लेकर आने के लिए। तो एफपीआई इस पर इनकम टैक्स का शिकंजा और कसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है डिटेल्स आपको लक्ष्मण ने समझाई, और जो डेवलपमेंट्स होंगे इस खबर से जुड़े वो भी हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे। लेकिन अब बात करेंगे रिजल्ट्स की। टीवीएस सप्लाई चेन के नंबर्स आए हैं, नंबर्स बिक रहे हैं। दूसरी तिमाही में कंपनी के 16% घटी है। नेटवर्क सॉल्यूशंस कारोबार में कमजोरी के चलते कंपनी की आय कम हुई है। वहीं 38 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को 22 करोड़ का घाटा हुआ है। हालांकि मार्जिन 6.25% से बढ़कर 8.25% पड़ रहे हैं। कंपनी के सीएफओ रवि प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो समझना चाहेंगे कि इस बार के नंबर्स में स्पेशली जो इम्पैक्ट दिख रहा है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर, उसके पीछे सिर्फ नेटवर्क सोल्यूशन का ही ट्रिगर है या और भी फैक्टर्स हैं? क्योंकि हमें याद है Q2 में आपने कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस भी की थी ताकि आप अपने कोर बिजनेस पर फोकस कर सके। तो क्या की हाइलाइट्स रही इस क्वार्टर की? थैंक यू वेरी मच दीपाली जी। हमारा जो बिजनेस है उसमें दो सेगमेंट है। द मेन 55% ऑफ द बिजनेस इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशन सेगमेंट है। वो ये जो सेगमेंट है एक्चुअली ये अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। अबाउट 13.8% इस क्वार्टर ग्रो हुआ है। ये लास्ट क्वार्टर में भी ग्रो हुआ था। ये सेगमेंट में नॉर्मली हम लोग कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सेगमेंट में ग्रो करना मतलब हमारा पास लॉन्ग टर्म रेवेन्यू का विजिबिलिटी है, ये ऐसा ही रहेगा। सो दैट इज, ये पहला मेन ड्राइवर है। दूसरा जो ड्राइवर है नेटवर्क सेगमेंट। ये नेटवर्क सेगमेंट में हमारा एक बड़ा सा बिजनेस है फॉरवर्डिंग का, ग्लोबल फॉरवर्डिंग, जो हम एक्चुअली कई देशों के बीच में हम लोग थ्रू ओशन और एयर वी मूव गुड्स। सो आपको पता होगा कोविड के जरिए ऐसा हुआ था कि ये रेट्स बहुत बढ़ गई थी। अभी रेट्स एक्चुअली नॉर्मलाइज होने लगा है लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से। तो इसकी वजह से नेटवर्क सॉल्यूशन सेगमेंट में रेवेन्यू घटा है। बट खास ये चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि
हमारा रेवेन्यू कम हुआ है, बट एग्जैक्टली सेम परसेंटेज और सेम अमाउंट से हमने कॉस्ट भी कम करने में सफल थे। इसीलिए हमारा जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ है और पीबीटी भी ऐसा ही था। द मेन अब खाली एक चीज बचा है जो अगले क्वार्टर में भी वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। हमारा जो आईपीओ था वो अगस्त में हुआ, हमने लोन सारे सितंबर में पे कर चुके हैं, तो उसका बेनिफिट भी अगले क्वार्टर में आपको दिखेगा। ओके अच्छा, क्विकली बिजनेस डील्स कैसी रही इस क्वार्टर में और आगे आउटलुक या पाइपलाइन कैसे दिख रही है नई डील विंस की? हमारा टारगेट होता है कि नॉर्मली 8 to 10% हमारा जो रेवेन्यू है बिजनेस डील से आना चाहिए। उस टारगेट पे है ही हम लोग। दो तरीके से डील होते हैं, या हमारा पास कई फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स है, उसमें से उस क्लाइंट्स के पास हम लोग नया कॉन्ट्रैक्ट विन करते हैं, या नया लोगो, वो दोनों मिला के अराउंड 8 to 10% हमारा जो रेवेन्यू है न्यू बिजनेस के जरिए मिला है। ये डील पाइपलाइन हमारा एक्चुअली विजिबिलिटी काफी अच्छी है। सो अगले 2 क्वार्टर में भी आपको इसी तरह से रिजल्ट दिखेगी। ओके चलिए, शुक्रिया आपका सर क्विकली नंबर्स पर कमेंट करने के लिए और बताने के लिए क्या आउटलुक आगे का है या कैसी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन से। स्टॉक फिलहाल आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देगा। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करेंगे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन का। दरअसल उत्तराखंड में निवेश के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी देश भर में रोड शो कर रहे हैं। सीएम धामी के रोड शो को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुंबई में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि अब तक 1.25 लाख करोड़ के करार हुए हैं। दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल समिट को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवम पाठक ने। देखिए। युवा जोश, नई उम्मीदें और अपार संभावनाओं का प्रदेश उत्तराखंड। और आज उसी उत्तराखंड की इन्वेस्टर समिट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बात करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा, आपने दिल्ली से लेके लंदन, लंदन से फिर यूएई, चेन्नई, बम्बई, देश विदेश में तमाम यात्राएं की इस इन्वेस्टर समिट को लेकर। निवेशकों ने आपसे पूछा होगा कि वाई इन उत्तराखंड, तो वो की फोकस एरियाज कौन से थे जो आपने उन्हें गिनाए कि यस दिस इज वाई इन उत्तराखंड? उत्तराखंड देवभूमि है। उत्तराखंड गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, शांत वादियाँ, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, पूरे सबको शुद्ध पर्यावरण देने वाला राज्य, शांत कानून व्यवस्था, आध्यात्मिक राजधानी, योग आयुष का केंद्र और इंडस्ट्री के लिए भी और निवेश के लिए भी एक सुरक्षित स्थान, जहाँ पर हर प्रकार से सुरक्षा है, हर प्रकार से भविष्य है और प्रकृति के द्वारा सभी कुछ वहाँ पर है। तो सब अपार संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। पर्यटन के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टूरिज्म, हेल्थ, वेलनेस, आयुष, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल, स्किल डेवलपमेंट, सब पर अपार संभावनाएं उत्तराखंड के अंदर। और इन सभी सेक्टरों में लोगों ने हमारे साथ बहुत सारे निवेशों पर करार भी किए हैं। 8 और 9 दिसंबर को जो हमारा इन्वेस्टर समिट है, उसमें सब लोगों ने अपने आने पर सहमति भी दी है। एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना है उत्तराखंड के लिए भी और देश के लिए। सर, परंपरागत तौर पर जैसे कि आपने कहा उत्तराखंड देवभूमि माना जाता है, वहीं पे उत्तराखंड की अगर हम इंडस्ट्री देखें तो ट्रैवल, टूरिज्म प्लस फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो उत्तराखंड में बड़ी भांति फलता फूलता है। इन फार्मा और ट्रैवल टूरिज्म में तो एमओयूज आपने साइन किए, लेकिन इसके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जिनमें एमओयूज साइन किए? देखिए, रोजगार हमारा मुख्य ध्येय है। हमारे नौजवानों को, युवाओं को उनके घर पर ही काम मिले, रोजगार मिले, आर्थिकी बढ़े, उनका वहाँ उद्योग लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनका व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उनको अपने घर पर ही काम करने का अवसर मिलेगा। कुछ टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है और
उस टारगेट के मुताबिक कितना आप अचीव करने में सक्सेसफुल हुए हैं अभी तक? लगभग 1.25 लाख करोड़ के निवेशों के करार हमारे साथ हो चुके हैं और ये तो अभी हमने केवल लोगों से संपर्क स्थापित करने के कार्यक्रम किए थे, उनके साथ संवाद किया था। अभी तो ये काम आगे बढ़ेगा और हमें लगता है कि एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश से ज़्यादा एक बड़ी ग्राउंडिंग इस बार हमारे को वहाँ पर मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे, लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चला है wavstrategy.com के आशीष ग्याल, शेर खान के जतिन गेडी और प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे। लेकर आते हैं पोर्टफोलियो अपडेट गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ से एग्जिट किया है हरीश ने। 1980 के लक्ष्य थे पर उन्होंने 1800 पर पोजीशन अपनी वाइंड अप की है। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और फिलहाल की स्थिति को देखते हुए लीड कर रहे हैं आशीष ग्याल 8% के रिटर्न के साथ। क्लोजर टू 7% के रिटर्न्स जतिन का पोर्टफोलियो दे रहा है दूसरे पायदान पर। हरीश का पोर्टफोलियो फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव साइड पर ही है। तो ये तो रहा अपडेट। इसी के साथ मिनट का 15 मिनट हैं ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे आस्क ऑटोमोटिव के CMD कुलदीप सिंह राठी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।